तो हमने वेक्टर पार्ट 10 में ना ये जो प्रोजेक्शन के बारे में बात की थी, वहाँ पर मेरा एक गलती हुआ था। वो ये था कि जो मैं पैरेललोपाइड बोल रहा था ना, वो ऐसा कुछ बोल रहा था, ये नहीं है, ठीक है ना। पैरेललोपाइड का मतलब तो ये नहीं है, मेरा गलती हो गया था ये। तो वो ऐसा कुछ था। पैरेललोपाइड का मतलब क्या है कि एक सॉलिड बॉडी है जिसका जो साइज है ना वो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। जिसका साइज क्या है, सॉरी, जिसका फेस, जो उसका ये जो फेस होता है ना इसका, ये जो फेस होता है ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसा एक सॉलिड बॉडी जिसका फेस क्या है, पैरेललोग्राम है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो था ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमेशा क्या क्या देता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें पैरेललोग्राम का क्या देता है, वॉल्यूम देता है, ठीक है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी हमें इस तरह की फिगर का क्या देता है, हमें वॉल्यूम के बारे में बताता है, ठीक है ना। जहाँ पर हमारा जो ए होगा वो इस तरह से होगा, बी जो होगा इधर होगा, और सी जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो तुम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने बोला था यहाँ पर, हैविंग साइड्स ए बी सी, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अभी वेक्टर के एक थ्योरम के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले क्या थ्योरी दिया गया है हमें। हम देखेंगे एक प्रॉब्लम्स करके ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रॉब्लम्स 1। सो प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट्स करता है ये, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का एरिया whose adjacent sides are adjacent sides are given by a vector and b vector, ठीक है ना। हमें बताया गया कि ये जो a क्रॉस b होता है उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, अगर हमें कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है a और b, और उसका हम क्या क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो a क्रॉस b से डिनोट किया जाता है। और उसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, जो उसका वैल्यू आएगा, वो हमेशा हमको क्या देगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देगा। पैरेललोग्राम मतलब ये, ठीक है ना। तो इस पैरेललोग्राम का अगर ये साइड a है और ये b है, तो फिर a क्रॉस b करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे हम a क्रॉस b का, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही तो एरिया रिप्रेजेंट करेगा ना। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नहीं लिखोगे तो फिर a क्रॉस b का रिजल्ट भी एक वेक्टर रहेगा, ठीक है ना, स्केलर नहीं आएगा। लेकिन एरिया तो स्केलर होता है ना, एरिया का कुछ वैल्यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए हम इस वेक्टर का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं a क्रॉस b का, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर लेंगे। यहाँ पर ABCD मान लेते हैं हम इसको, ये है ABCD, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम N नाम दे देते हैं, ये थीटा है, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं, ये जो A वेक्टर है ना, आंसर सॉल्यूशन पे लेट ABCD be a, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, एंड A इक्वल टू, ये जो A वेक्टर है ना, ये AB साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B वेक्टर जो है वो BC साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ओके। तो ये जो B वेक्टर है BC AD का भी बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। ये जितना होगा ये भी इतना होगा, ये और ये बराबर है। तो BC किसके बराबर है, AD वेक्टर के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दिया है ना, ये तो AB के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हमें निकालना है A क्रॉस B। और अब देखना, हम जब भी A क्रॉस B निकालेंगे, A
जब भी हम निकालेंगे तब क्या होगा, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट कैसा आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में क्या आता है, साइन थीटा आता है ना, मैग्नीट्यूड में तो साइन थीटा ही आएगा ना। अगर ये सिंबल हटा देते हैं तब हमारा यहाँ पे n क्या पा जाता है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाता है और बाकी तो स्केलर ही है ना, तो वो ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से साइन थीटा कितना हो सकता है, देखो साइन थीटा कैसा आएगा, यहाँ पर रखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन थीटा का मतलब कैसा होगा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस an अपॉन ad, तो हम लिख सकते हैं an अपॉन ad, है ना। और an का मतलब क्या है, an का मतलब तो हमको मालूम नहीं है यहाँ पर, लेकिन ओके an किसके बराबर है, ये an किसके बराबर है वो देखते हैं हम पहले, ठीक है ना। ओके तो साइन थीटा क्या हो जाता है, सॉरी ये मैंने गलती लिखा, परपेंडिकुलर होना चाहिए था, ये dn है, ठीक है ना, dn अपॉन ad है। ओके तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, dn अपॉन ad, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर कौन था, ए बी था ना, तो इधर मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो इधर से वेक्टर सिंबल हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए बी लिख सकते हैं हम, बी के जगह क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं या फिर बीसी लिख सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा, एडी लिखूंगा, क्यों, ताकि एडी से साथ एडी मिल जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इधर डी एन अपॉन क्या है, एडी है, ठीक है ना। तो एडी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, साथ में कौन बच गया, ए बी क्रॉस डी एन, है ना, ए बी क्रॉस डी एन या फिर ए बी डॉट डी एन, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना, ए बी डॉट डी एन से भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी इंटू डी एन, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ए बी इंटू डी एन, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम एबीसीडी का क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। तो हमारे पास आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी रिप्रेजेंट करता है। हो गई ना बात, ओके। तो अगले और अब हम बात करेंगे पाइथागोरस के थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं, जो ट्राइंगल पे आते हैं, तो उसका प्रॉब्लम भी हम वेक्टर को यूज करके ही करेंगे, ठीक है ना, उस फॉर्मूले का प्रूफ कर लेंगे। तो इसके बाद देखना क्या होता है, ओके। प्रूफ दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल पर ही प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाँ, ट्राइंगल square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, ठीक है ना। ये क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है ना, जो कि हमने क्लास 10 से ही तुम लोगों को मिल चुका है, वो बहुत अच्छा थ्योरम है। ऐसा अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या है, ये जो है एसी, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि AC स्क्वायर जो है ना, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रूफ को हम वेक्टर की मदद से करेंगे, ठीक है ना। जो वेक्टर का यूज करके ना इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कभी कभी पूछता भी है, ठीक है। तो हम अभी लिखेंगे, ओके। उसके लिए ना बहुत इजी तरह की एक कैलकुलेशन भी होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन में हम आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये जो ए बी लाइन है, ए बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो हम ए बी है उसके साथ अगर हम बीसी के डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में 20 का एंगल 90 है तो cos ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। तो ए बी डॉट बी सी इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो ए बी डॉट बी सी अगर जीरो है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखना ये चीज। तो एक बात याद रखना, जब भी हम किसी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है ना। और इस ए स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिजल्ट याद रखना, ये तो होगा ही ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो हमेशा यही होता है रिजल्ट, वैल्यू का स्क्वायर, मतलब ए डॉट ए एक स्केलर क्वांटिटी है उसका वैल्यू, तो उसका स्क्वायर हमेशा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज करते हैं यहाँ पर, ये जो ए सी लाइन है, ए सी जो लाइन है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम जानते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में मैंने क्या बोला था वेक्टर में, कि ओरिजिन से अगर ये ओरिजिन है और अगर ये पॉइंट कभी ए है और ये बी है, तो ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू क्या होता है, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होता है, AC, जो AC लाइन है, हमारा फिगर ठीक है ना, ओके। AC क्या है, AB प्लस AB, मतलब इस तरफ से AB प्लस BC किसके बराबर है, AC के बराबर है ना। क्योंकि अगर ऐसा कुछ ट्राइंगल है OAB, तो हम क्या करते थे, OA प्लस AB किसके इक्वल आते थे, BO के इक्वल आते थे, है ना, सॉरी OB के इक्वल आते थे। तो ऐसा था OA प्लस AB इक्वल टू OB, तो इधर भी वही हो रहा है, AB प्लस BC इक्वल टू AC, है ना। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, देखो थ्योरम में AC स्क्वायर चाहिए ना, तो किसी भी वेक्टर को अगर हम उसकी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए स्क्वायर आते हैं, तो हमें चाहिए AC स्क्वायर। तो यहाँ पर तो AC वेक्टर अकेला है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ AC से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो इधर भी लेना पड़ेगा ना, AB प्लस BC डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो इसके बाद देखो, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, AC डॉट AC, A डॉट A स्क्वायर है, तो AC डॉट AC क्या होगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके साथ देखो AB डॉट AC, वेक्टर में भी ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हमेशा सेम ही होता है, AB डॉट AC प्लस BC डॉट AC हो गई, तो ऊपर लिखते हैं हम। अब देखना एक बार, यहाँ पर जो AB डॉट BC लिखा था, क्या लिखा था मैंने, जीरो लिखा था, तो AB डॉट BC यहाँ पर है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो AB डॉट AC प्लस BC डॉट AC, यहाँ पर हम क्या करेंगे देखना, दोनों साइड में, ओके। तो हमको ये रिजल्ट चाहिए, निकालने के लिए ये चाहिए हमको, हमने तो ये कर ही लिया, तो यहाँ तक ठीक ही है सब, ठीक है ना। अब देखना एक बात, ये जो है AC डॉट, एक गलती हुआ है मेरा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको स्क्वायर करना चाहिए था, ये गलती हो गया यहाँ पे। तो AC तो AB प्लस BC है, ठीक है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, ओके ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AC का ना दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब क्या, AB प्लस BC दो मल्टीप्लाई होगा, दो बार, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड तो AC स्क्वायर हो गया, AB डॉट इसका AB के साथ, AB डॉट
ए बी प्लस बी सी प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना, बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी। ओके, अब देखना ए बी के साथ ए बी का डॉट प्रोडक्ट, ए के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए स्क्वायर आता है, तो ए बी के साथ ए बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस, और ए बी डॉट बी सी क्या था, हमने एक रिजल्ट लिखा था, ए बी डॉट बी सी डॉट प्रोडक्ट इसका क्या था, जीरो था ना, तो ए बी के साथ बी सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, ठीक है ना, बी सी डॉट ए बी, बी सी डॉट ए बी सेम ही बात है ना, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, हमको मालूम होता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तुम ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लो या फिर बी के साथ ए का लो, रिजल्ट सेम ही आएगा, तो बी सी डॉट ए बी जब करोगे यहाँ भी जीरो आएगा, प्लस बी सी के साथ बी सी का डॉट प्रोडक्ट तो बी सी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इधर ये चीज कहाँ से आया, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद इसका भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर मतलब ऐसा होगा, तो इसके बाद इस स्क्वायर को हटाकर तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या था ये, हाँ, पाइथागोरस का थ्योरम, तो ये प्रूव हो गया यहाँ से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो आगे एक देखते हैं और, ओके, तो अब हम तीसरे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ठीक है ना, ओके, तो ये तीसरे प्रॉब्लम में क्या है कि prove that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel and half of the third side, ठीक है ना, एक ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी, वहां पर हमने क्या किया, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट लिया डी और ई, ठीक है, दोनों को ज्वाइन किया, डी और ई को ज्वाइन किया, और हमको बताया गया कि ये जो डी ई है ना, ये क्या होगा, डी ई हमेशा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगा, ठीक है, और एक चीज बताया गया, हाँ, ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ, मतलब डी ई तो हाफ ऑफ बी सी के बराबर है ही, साथ ही साथ डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, डी ई बी सी के साथ पैरेलल है, और डी ई जो है वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर भी है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात को, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये डी ई वेक्टर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि डी ई वेक्टर है क्या एक्चुअल में, और इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डी ई मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, डी, ऐसा होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि तुम जो ए बी वेक्टर निकालते हो, बी के पोजीशन वेक्टर से ए को माइनस करते हो ना, तो डी को निकालने के लिए भी ई के पोजीशन वेक्टर में से डी को माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात को, तो इस चीज को करने के लिए पहले ई का पोजीशन वेक्टर्स मालूम होना जरूरी है, इसके लिए डी का पोजीशन वेक्टर्स भी मालूम होना जरूरी है, और डी और ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, ठीक है ना बात, तो ये जो डी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डी कैसा होगा, डी का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, ये तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के लिए हमने बताया था कि मिड पॉइंट के लिए जिस लाइन का मिड पॉइंट है ये, इसका और इसका मिड पॉइंट है ना, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए के साथ बी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना बात, ए के साथ बी को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दो, वो इसका किसका मिड पॉइंट है, डी का मिड पॉइंट आ गया, मतलब पोजीशन वेक्टर आ गया डी का, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ मिड पॉइंट, ये थ्योरम था ना, ये फॉर्मूला था, तो हमने लिखा यही, ई के लिए क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो इधर लिखते हैं ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये जो ओ लिया है ना मैंने, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से बी का पोजीशन वेक्टर है बी, समझ में आ रही है बात, सी का पोजीशन वेक्टर है सी, ए का पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है ना, और ओरिजिन से हम डी का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है बात को, ठीक है ना, ये ओरिजिन से डी का पोजीशन वेक्टर और ओरिजिन से ई का पोजीशन वेक्टर आ गया, ये दोनों आ गया हमारे पास, ठीक है, तो हम अब हमारा क्या होगा, हमको बेसिक क्राइटेरिया क्या है, डी को फाइंड करना है, डी को अगर फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, तो डी ई कौन सा किसके बराबर होगा,
डी किसके बराबर होगा, ई का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। तो ई का पोजीशन वेक्टर तो ये है ना a प्लस सी बाई टू, लिखो यहाँ पे a प्लस सी बाई टू, और माइनस डी का पोजीशन वेक्टर a प्लस बी बाई टू। हो गई ना बात। तो इधर देखो एलसीएम लेके, एलसीएम अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस a माइनस बी, यहाँ से a कैंसिल, और ऊपर आ गया c माइनस b, नीचे आ गया 2। अब देखो ये c किसका पोजीशन वेक्टर है, c का, b किसका पोजीशन वेक्टर है, b का, मतलब हमारे पास क्या आ गया, डी वेक्टर, यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है ना। d का मतलब क्या है, c माइनस बी लिखा ना ऊपर, मतलब bc वेक्टर को लिखा, और नीचे कौन है 2, मतलब हाफ ऑफ bc, ऐसा है। देखो यहाँ पर वेक्टर सिंबल है, और दो वेक्टर कब पैरेलल होता है, मैंने बताया था, अगर हमारे पास a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर है तो हम क्या करते थे, a इक्वल टू क्या लिखते थे, लैम्डा इनटू b वेक्टर, ऐसे लिखते थे ना। कंपेयर करो इस रिजल्ट के साथ, इसको अगर वेक्टर मान रहे हो, ये कांस्टेंट है, स्केलर है, ये एक वेक्टर है, तो ये DE और BC के साथ एक कांस्टेंट के बराबर आ रहे हैं ना, कांस्टेंट इनटू दैट वेक्टर, a इक्वल टू लैम्डा b, a के जगह ये है DE है, b की जगह कौन है BC है ना, और ये लैम्डा की जगह ये कांस्टेंट है, हाफ है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर वेक्टर अगर हटा दो तो भी चलेगा, क्योंकि हमको साइड्स के बारे में ये बताना है ना। तो DE किसका पैरेलल है, BC का पैरेलल है। ओके, अगेन और एक चीज हमको बताया गया कि पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ DE का मैग्नीट्यूड BC के हाफ है, मतलब आधा है BC का, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, देखो D का वैल्यू तो हमको मालूम पड़ गया, इधर कर देते हैं हम इस फिगर में। ओके, तो हमारे पास DE था ये, और ये किसका था, BC अपॉन 2। तो अब देखो DE का वैल्यू इतना आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड लेने के बाद यहाँ पर तो कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर है, तो यहाँ पर हाफ ही होगा ना। और यहाँ पर BC का मैग्नीट्यूड, तो BC का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, BC ही है ना, BC का मैग्नीट्यूड मतलब BC ही है, बाकी DE का मैग्नीट्यूड भी क्या है, DE ही है, यही है ना DE, और ये BC है। तो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो हमने 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की। पहला बात किया कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या देते हैं, हमें एरिया देता है पैरेललोग्राम का। और दूसरा सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं वेक्टर के साथ। तीसरा लिया जो ये खुद ही एक थ्योरम है ये भी, और ये हम जियोमेट्री में ना ये सब थ्योरम था पहले भी, लेकिन वेक्टर हमें ये सब इजी कर देता है, ठीक है ना। इसलिए हम वेक्टर की मदद से ये सारे थ्योरम को प्रूफ करते हैं, क्योंकि वेक्टर जो है जियोमेट्री के बराबर ही है। वेक्टर और जियोमेट्री नथिंग बट सिमिलर, ओके, दे आर सिमिलर। सो जियोमेट्री एंड वेक्टर्स आर सिमिलर, ठीक है ना। क्योंकि एचएस सेकेंड ईयर में ना जियोमेट्री जो है वो वेक्टर में बदल जाती है, ठीक है ना। अप टू क्लास 10 हमको जियोमेट्री अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में ये सब पढ़ते हैं तो वेक्टर का बदल जाता है, ठीक है ना।